भूगोल भी एक अंतर विषयक उपागम का विषय है, अर्थात कई विषयों से मिलकर बना है। तो इसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह आती है कि इसमें कुछ पक्ष बिल्कुल विज्ञान के हैं, जैसे भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, और कुछ भी कला से संबंधित जैसे मानव भूगोल का, कृषि, उद्योग। और विशेषकर समस्या तब आता है जब एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उसकी के लेवल पर जाकर के, उसी के स्तर पर जाकर के विज्ञान के पक्ष वाले विषय वस्तु या कला के पक्ष वाले विषय वस्तु सबको समझाना और तैयार करना होता है। विशेषकर तब समस्या आती है जब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल वो बिल्कुल नए पैटर्न पे आ रहे हैं। जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे तो उस समय हिमालय एक अवरोधक है, जल विभाजक है, जैसे अवधारणाओं में प्रश्न आता था। सडनली 2003 में हमारे समय ही आया था अरावली राजस्थान की विभाजिका है। तो कंसेप्ट तो वही था कि विभाजक का अवधारणा क्या है, लेकिन यदि उसके एप्लीकेशन पक्ष को आप छोड़ देते हैं तो फिर शायद इस उत्तर को आप ना बता पाए। या अभी हाल में 14 में सिलेबस, जब नया सिलेबस एप्लीकेशन पे आया परिवर्तित होकर के, तो एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में चीनी उद्योग का नया ट्रेंड क्या है। पुस्तकों में अभी भी चीनी उद्योग के नए ट्रेंड के रूप में बताया जाता है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में कैसे फैला, लेकिन चीनी उद्योग का सीधा संबंध, अर्थात जो बिल्कुल नया ट्रेंड है, वो हरित क्रांति से संबंधित है। जैसे हरित क्रांति की सफलता के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में भी गन्ने की खेती शुरू हुई। खेती के साथ साथ वहां पर शुगर मिल्स लगे। तो हमें हरित क्रांति से भी जोड़ करके इनको देखना होगा। या कृषि में क्वेश्चन आया भारतीय कृषि का महिलाकरण। तो ये सब बिल्कुल ट्रेडिशनल पैटर्न के प्रश्न नहीं है। और मानव भूगोल के अंतर्गत जो प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं, कई बार थर्ड पेपर में, कई बार फर्स्ट पेपर में, तो चुनौतियां यह भी हैं कि हम बच्चों को, मतलब जो आर्ट्स बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, उसमें बिल्कुल करंट अप्लाइड करते हुए पढ़ाएंगे, तभी वो समझ भी पाएंगे और साथ में समझने के साथ साथ परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे। यहाँ तक कि हमें भू राजनीति के संदर्भ में बताना पड़ता है। जैसे हिंद महासागर में भू राजनीति या वहां पे दस्युओं की समस्या, ये क्वेश्चन 14 के बाद आया हुआ है। तो हिंद महासागर में जो पायरेट्स हैं उनकी समस्या को इंडिया कैसे सॉल्व कर सकता है। जैसे उस समय जब प्रश्न आया था तो जापान ने भी भारत पर विश्वास दिया था कि हमारा विश्वास है कि भारत इस समस्या को सॉल्व करने में सक्षम है, कोई बाहरी महाशक्ति वहां ना आए। तो ओवरऑल वहां को लेकर के जो जियो पॉलिटिक्स की अवधारणाएं थी, या भारत का लोकेशन इस प्रकार से क्यों प्रासंगिक हो जाता है, तो एक पूरे विषय को जोड़कर, और मेरा मानना है कि न केवल कंटेंट और कंसेप्ट इस प्रकार से समायोजित करके संप्रेषित किया जाए कि विद्यार्थी उसको महसूस कर सके कि हाँ, यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो तैयार करना थोड़ा कठिन या चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा इंजॉइंग भी है, क्योंकि इंजॉयमेंट की प्रक्रिया में खासकर शिक्षक बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मैं पर्सनली बता रहा हूं, जब विद्यार्थियों के चेहरे पर विश्वास दिखता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, भविष्य के जिन प्रशासकों की तैयारी के लिए उन्हें तैयार कर रहा हूं या प्रशासक बनने के लिए, वो चीज मैं उनमें देख रहा हूं। और मैं एक बात और कहूंगा, भूगोल और पर्यावरण न केवल पीटी मेंस से इंटरव्यू के लिए, बल्कि प्रशासक बनने के बाद भी बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। क्योंकि प्रशासन के अंतर्गत जब तक आप प्रदेश को नहीं समझते तब तक प्रादेशिक नियोजन को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। माइट बी पॉसिबल कि आप बिलोंग करते हो यूपी से, बिहार से या तमिलनाडु से, और आपको कैडर मिल जाता है मध्य प्रदेश। तो वहां पर आप अगर इस अप्रोच से फिजियोग्राफी को समझते हुए, अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी से ह्यूमन ज्योग्राफी को इंटरलिंक करते हुए जब अपनी तैयारी को आप अंजाम देते हैं, तो चाहे कैडर कोई भी मिले, आप वहां पर बेहतर विकास करने में सक्षम होते हैं। और विद्यार्थियों को इसी समग्रता के साथ जब हम संप्रेषित करते हैं तो उनकी तैयारी पूरी होती है। इसी प्रयास के साथ कि नेक्स्ट IAS ये विश्वास पूरे बच्चों के बीच में उत्पन्न कर सकेगा कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट भी अब सुधरेगा, और सुधरेगा नहीं, एक लैंडमार्क बनेगा।